कह रहे हैं बार्न्स के पास इनिशिएटिव था, फेथ था एंड विल टू विन था। देखिए, जब आप ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं विल टू विन। लेकिन वो विल टू विन मतलब सक्सेसफुल होने की जो इच्छा है वो कब खत्म हो जाती है? जब आपने कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो वो आदमी जो छोड़ देता है उसके अंदर विल टू विन नहीं है। जो आदमी कोशिश करता है, नहीं कर पाता है और उसके बाद खोजता है यार कैसे होगा, उसके अंदर विल टू विन है। कैसे पता? जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 100 में से एक आदमी सक्सेसफुल हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर विल टू विन था। गलतियां करने के लिए वो ओके था। जो आदमी कहता नहीं मैं कोशिश करूंगा, गलती नहीं होना चाहिए, उस आदमी के अंदर विल टू विन नहीं है। तो ये 2-3 चीजों से, इनिशिएटिव मतलब हर चीज को आगे बढ़ बढ़ के करना, फेथ मतलब अपने ऊपर, उस आदमी के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, और विल टू विन मतलब कोशिश करते रहना। इन चीज़ों की मदद से उस आदमी ने अपने आप को दुनिया का जो सबसे महान बिजनेसमैन था, इन्वेंटर था, उसका नंबर 1 मैन बना लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्लास चालू करने से पहले मैं आपको एक हमारे फैमिली मेम्बर के बारे में बताना चाहता हूँ जो सक्सेसफुल नहीं हुए, और मुझे नहीं लगता कि वो होंगे भी, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई ना तो एक्शन होता है ना तो क्लैरिटी होती है। जब भी हम कुछ किसी से बात करें, कुछ पढ़ें या कहीं से कुछ सीखें, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कुछ नया समझ में आना चाहिए, और अगर कोई चीज़ नई समझ में आई है तो आपके लाइफ में एक्शन होगा। जैसे मुझे समझ में आया था कि हमारे ब्रेन में 3 सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेंस ऑफ वाइटैलिटी, और तीनों सेंटर्स अलग अलग कमरे की तरह हैं, उनके अलग अलग हिसाब किताब हैं। आई सेंटर 2 है, इमोशन 4 है, और हमारी हैबिट्स 8 हैं। ये चीज़ जब मुझे समझ में आई थी, तुरंत उसी समझ से ही मेरे ब्रेन में कैलकुलेशन शुरू हो गया था। कैलकुलेशन मतलब अगर कोई चीज़ बुद्धि वाली होती थी, खट से मुझे मालूम पड़ जाता था, हाँ यार मैं बुद्धि में हूँ अभी, इस समय मुझे ये अच्छा समय है, जो ये कह रहा है वही मुझे करना चाहिए। और जब भी कोई इमोशन आता था तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि अब देखो ये दर्द वाला सीन चल रहा है। जैसे अगर आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो तो आप उस हड्डी से काम नहीं करते, आपको पता है कि अभी इसको हील होना है, ठीक होना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे आप। तो मुझे मालूम पड़ जाता था ये चीज़। और जब मैं एस सेंटर में होता था तब तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि अभी जो कुछ भी मेरा दिमाग बोल रहा है वो सब एक जंगली दिमाग है, इसको जी लेने दो, टाइम बीत जाएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये समझ का रिजल्ट था। और वो जो भाई साहब हैं वो मुझे आज 2 बार फ़ोन किए और मुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना भी क्या चाहते हैं? वो नौकरी चाहते हैं। नौकरी भी नहीं चाहते, वो पैसा चाहते हैं। पैसा भी क्या चाहते हैं पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि अरे आशीष, वो लखीमपुर से अयोध्या कितना दूर है? मैं समझ गया उनका मतलब कि वो अयोध्या आने वाले हैं तो लखीमपुर भी आ जाएंगे तुमसे मिलने। मैंने कहा बहुत दूर है यहाँ से। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपना भाई मान करके उनको बोलूँगा अरे अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ भी आ जाइए। मैंने कहा बहुत दूर है। फिर वो कहते हैं अरे मैंने ना अपने दूसरे भाई को, उसको कहा है कि आशीष मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और फिर वो अपनी तारीफ़ें बोलते बोलते ऑलमोस्ट मेरा 15 मिनट बर्बाद कर दिया। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है। जब समझ में आता है तो कुछ एक्शन निकलता है, कुछ कर्म निकलता है। अगर आपका कुछ एक्शन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपने केवल टाइम पास किया है, अपने अहंकार को मजबूत किया है। तो साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में हमने कल पढ़ा था मिस्टर बार्न्स के बारे में कि किस तरह से वो आदमी, इसके पास ट्रेन का टिकट का पैसा नहीं था, मालगाड़ी में चल के आया और उसने बिजनेस किया मिस्टर एडिसन के साथ। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। कह रहे हैं मैं ये नहीं बता सकता कि उनका जो डिज़ायर था, अमीर बनने का डिज़ायर था, उस डिज़ायर की कीमत कितनी थी रुपए में, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 या 10,000, 1 करोड़ कितना थी मैं नहीं बता सकता। हो सकता है उन्होंने 20 लाख या 50 लाख रुपए कमाए हों, लेकिन वो पैसे की कीमत कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ सीखा
जिसमें उनको समझ में आ गया कि मन में चलने वाला एक विचार, उसको कैसे एकदम साक्षात करते हैं, ये उन्होंने सीखा। मन में चलने वाला एक डिज़ायर, उसको कैसे साक्षात करते हैं, कैसे ज़िंदा करते हैं, ये उन्होंने सीख लिया। इसलिए उस पैसे की कीमत से कहीं ज़्यादा कीमती उनके पास कुछ लेसन था। देखिए, बार्न्स एक गरीब आदमी था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मेरी लाइफ में तो आप ही हैं, अनुज हैं, दिलीप हैं। दिलीप भी ऐसे आए थे मेरे पास, एक एक्सरे टेक्नीशियन का काम करते थे और अब मेरे पास वो मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है उन्होंने कभी मुंह से बोला ना हो, लेकिन मन में ज़रूर सोचा होगा कि मैं सर के साथ काम करना चाहता हूँ। बार्न्स ने अपने आप को ये विचार दिया कि मुझे इनके साथ पार्टनरशिप करना है। विचार करके उधर पहुँच गया कि ग्रेट एडिसन के साथ, जो उस समय का सबसे बड़ा आदमी था, उन्होंने अपने आप को विचार के ज़रिए पैसे की दुनिया में पहुँचा लिया। उनके पास था क्या? कुछ नहीं था, खाली एक कैपेसिटी थी, एक उनके पास काबिलियत थी कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। यही चीज़ उनको पता था कि वो क्या चाहते हैं। प्लस एक और शब्द यूज़ किया गया है, मैं उससे बहुत डरता हूँ, डिटर्मिनेशन। आप लोग जानते हैं क्या होता है डिटर्मिनेशन? दृढ़ निश्चय। ऐसे शब्दों से मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि बचपन से इसको यूज़ करके मुझे बहुत मारा गया है। मतलब शब्दों से पिताजी बोलते थे, दृढ़ निश्चय करो, तुम जो चाहते हो कर सकते हो। और फिर वो बोलते थे, चलो पढ़ाई करो, 100 में से 100 नंबर पाओ, टॉप करो, इस तरह की बातें करते थे। बचपन में कभी किया होगा ऐसा, मैंने खूब कोशिश की होगी, दृढ़ निश्चय किया होगा, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया, फिर छोड़ दिया। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और मैंने उसको पूछा कि अगर हर महीने 1 लाख रुपए मैं बैंक में रखता हूँ, डालता हूँ हर महीने एसआईपी में, एसआईपी मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और बैंक मुझे सालाना 15% पैसा देता है रिटर्न, तो 5 साल बाद कितना होगा? तो मुझे चैट जीपीटी ने बताया, कंप्यूटर ने, कि वो होगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए। हाँ, मैं बड़ा खुश हो गया। मैं इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसके 10 मिनट पहले उसी ग्रुप में मेरे भाई ने मैसेज किया था कि अगर 1 लाख रुपए हर महीने डालोगे तो एक कंपनी है वो आपको 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए देगी। अरे बस 1 करोड़, ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से 6 करोड़ आता है। तो मैंने 2 बार ट्राई किया उसको, दोनों बार चैट जीपीटी ने कहा कि 6 करोड़। मैं ग्रुप में डाल दिया कि अरे बुद्धू बना रहा है वो तो आदमी, तुम 6 करोड़ रुपए कमाओगे अगर इतना डाल सको तो। उसके बाद फिर मैं गया था नीचे बच्चों के पास, तो वहाँ पर एक ग्रो नाम का ऐप है। उसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, कितना पैसा महीने भर डालोगे, कितने साल के लिए डालोगे और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आंसर ऑटोमेटिकली दे देता है वो चैट जीपीटी नहीं है, वो दूसरा ऐप है। उसमें डाला तो फिर मेरे भाई वाला आंसर सही था, 1 करोड़ वाला आंसर सही था। फिर मैंने दिमाग से ऐसे कैलकुलेट किया कि अगर 1 लाख रुपए महीना 10 महीने के लिए दिया, 60 महीने के लिए दिया तो कितना हुआ? 1 लाख रुपए 60 महीने के लिए किया तो कितना पैसा हुआ? 60 लाख। तो 60 लाख का कोई आदमी 6 करोड़ देगा, 10 गुना। मेरा दिमाग ठनका। इसका मतलब चैट जीपीटी गलत था। उसको मैंने 3-4 बार किया, तीनों बार गलत था। तो फिर आपने गलती पॉइंट आउट करी उसको? मैंने उसको कहा चैट जीपीटी तुम गलत हो, सही आंसर ये है। तो चैट जीपीटी बोलता है बेशर्म की तरह, हाँ सर गलती हो गई। मैंने कहा कहाँ गलती हुई? वो गणित लगाने में गलती हो गई। मैंने कहा सही आंसर क्या है, ये वाला कि तुम्हारा वाला? वो सर आप वाला। ये जो कुछ भी मैंने किया विचारों की मदद से किया, ये विचार है। तब मैंने भैया आया, एक कोई ऐप है इसमें मैथ सिखाते हैं, उसको बोला भैया मुझे मैथ सिखाओ, मुझे मैथ नहीं आता। मैथ मैंने आज से 20, 25, 30 साल पहले पढ़ा था, उसके बाद छूट गया। जब से मेडिकल कॉलेज में मैथ्स भूल गए हैं। ये सब मैंने किसकी मदद से किया? विचारों की मदद से, ग्रो ऐप में। और देखो मेरे दिमाग में ठनका नहीं होता, तो मैं यही मान के चलता कि 6 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़ मिलेगा। कह रहे हैं एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन वैसी नहीं होती, दृढ़ संकल्प, मतलब मैं करके रहूँगा, सोच के रहूँगा, करके रहूँगा, ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी ने 10 लाख रुपए हर महीना डालो तो बोलता है 5 साल में 50 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि वो केवल 6 करोड़ रुपए होगा। ब्याज जोड़ करके 7-8 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में
ये बात आई है कि मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स जानना है। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय मत बोलिए, थोड़ा सा शर्म लगती है मुझे। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एकदम अटेंशन की तरह खड़े हैं, घोड़े पर बैठे हैं और तगड़ा 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 चलते रहेंगे, धूप हो चाहे बारिश हो। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। हम घोड़े पर बैठकर धूप और बारिश में अपने आप को टॉर्चर नहीं करने वाले हैं। आराम से, जैसे कोई आदमी गाड़ी में बैठता है तो जाता है, बीच में चाय पी लेता है, एयरपोर्ट पे जाता है, फिर बेंगलोर जाता है, फिर वापस आता है, तो आराम से जाता है। तो आराम से किसी एक चीज़ को आप लंबे समय तक सोच सकते हैं, मैं उसको कहता हूँ डिटर्मिनेशन। और शायद इसको ये भी कह रहे हो, ये समाज में ये बात गलत हो गई है। लोगों ने ना डिटर्मिनेशन को गलत समझा है। किसी ने देखा होगा, यार वो सुबह शाम गाना गाता है, 10 साल से गाना गा रहा है, बड़ा अच्छा गाना गाता है, फिर बोलना शुरू कर दिया अपने बेटे को, तुम भी गाओ ऐसे ही। नहीं पापा, नहीं गाया जा रहा है। अरे वो गा रहा है, तुम भी गाओ। लेकिन वो आदमी तो इसलिए गा रहा है क्योंकि उसके अंदर में जो डिटर्मिनेशन है वो एक इंटरेस्ट, एक डिज़ायर के साथ है। वो भी नहाता धोता है, उसकी बांसुरी टूट जाती है तो बदलता है, सीखने के लिए खोजता है, कोई बता दो यार, सिखा दो यार। कई साल तक कर पाता है किसी काम को। जब आप किसी काम को कई साल तक कर पाते हो, आराम से कर पाते हो, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। लेकिन जब कोई आदमी लालच के हिसाब से किसी और को देखता है कुछ काम करते हुए लंबे समय तक, तो वो अपने बच्चों को बोलता है, अपने घर में बोलता है, करो ऐसे ही, दृढ़ निश्चय करो। इसलिए बड़ा म्यूज़िक डाला जाता है आजकल फिल्मों में। जब कोई आदमी कुछ दृढ़ निश्चय कर लेता है तो डाला जाता है मोटिवेशन वाली म्यूज़िक, ढान 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 ढान। ऐसा लगता है कि अब आपके जो अंदर में खून नस सब फूल गई है और अब जब तक आप अपना गोल नहीं पा जाएंगे तब तक सोएंगे नहीं, आराम करना है, सब कुछ करना है। मुझे लगता है मिस्टर बार्न्स ने भी वही किया होगा। मिस्टर बार्न्स को लग गया होगा कि मुझे यार अमीर बनना है, तो उनके पास था ये कि मैं क्या चाहता हूँ, प्लस उनके पास था डिटर्मिनेशन। जो चीज़ वो चाहते थे उसको कई समय तक, कई साल तक अपने पास संभाल के दिमाग में रख पाए। 3-4 चीज़ें बता रहे हैं जो मिस्टर बार्न्स के पास नहीं थी। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत कम था, उनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई बहुत जान पहचान में, कोई रिश्तेदार में, कोई बहुत पावरफुल आदमी, ऐसा कुछ नहीं था। ये 3 चीज़ें फिर से खतरे वाली आ गई। ऐसे शब्दों से बचा करिए, सुनिए, सोचिए, लेकिन उसके इमोशन से बचिए। इनिशिएटिव, फेथ एंड विल टू विन, जीतने की इच्छा। आज मैं यहाँ 5 मिनट की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसी में सब दिख गया। एक तरफ थे हमारे नमन, जो बता रहे थे कि 5 मिनट के अंदर मुझे बता दिया कि सर स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या बहुत फ़ायदा होता है। और वहीं पर मनीष था एक्सरे से। मनीष ने मुझे बताया, सर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सोच रहा हूँ करने का। और उसने बताया कि कैसे मैं, अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। उसी का ऐप से मैंने आकर के अपने आप को ठीक किया। तो मनीष में और नमन में 2 बच्चे जो एक ही नौकरी कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? एक में है इनिशिएटिव, फेथ। 2 चीज़। इनिशिएटिव मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फेथ क्या होता है कि जहाँ आपको फेथ मतलब होता है भरोसा, बट भरोसे के साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि ये चीज़ डाउटफुल लग रही है, गलत लग रही है। ये सब में नहीं होता, जैसे नमन में नहीं है। जो आदमी आपको कम नॉलेज के साथ में ज़्यादा बोले, उसके अंदर में वो वाली फेथ नहीं है जिस फेथ से आप ग्रो करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं देखता हूँ जितने भी बच्चों का या जितने भी लोगों का पैसा लॉस होता है मार्केट में, वो कॉन्फिडेंस से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस से। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, वो अपने पैसे के साथ में, अपने टाइम के साथ में ऐसे काम करते हैं कि शायद ये सही हो, शायद गलत हो, कोई आदमी मुझे हेल्प कर दे, कोई हिंट कर दे, कोई गाइड कर दे। ये वाला फेथ की बात कर रहा हूँ मैं। कह रहे हैं बार्न्स के पास इनिशिएटिव था, फेथ था एंड विल टू विन था। देखिए, जब आप ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं विल टू विन। लेकिन वो विल टू विन मतलब सक्सेसफुल होने की जो इच्छा है, वो कब ख़त्म हो जाती है? जब आपने कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। आपने कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो वो आदमी जो छोड़ देता है, उसके अंदर विल टू विन नहीं है। जो आदमी कोशिश करता है, नहीं कर पाता है और उसके बाद खोजता है यार कैसे होगा, उसके अंदर विल टू विन है। समझ पा रहे हैं? देखिए, मेरे पास अनुज है,
श्रवण है, वैभव हैं और श्रीश। और गरिमा आज यहाँ है नहीं। आज गरिमा के बारे में बड़ी चिंता करी थी बड़ी मम्मी कि उसको कैसे हम लोग शादी के लिए क्या कैसे तैयार करेंगे, वैभव की पढ़ाई कैसे होगी, श्रीश की पढ़ाई कैसे होगी। तो मैंने उनसे कहा तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है? तो बोलती हाँ भगवान के ऊपर भरोसा है। मैंने उनसे कहा कि अच्छा जो पिछले 2-4 साल में हुआ है उसके ऊपर भरोसा है? बोलती मतलब? मैंने कहा देखो वैभव को कितना बदल गया, श्रीश को देखो, अनुज को देखो, श्रवण को देखो। फिर वो रिलैक्स हो गई कि हाँ। विल टू विन मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपको थाली में सजा करके मिलेगा सक्सेस। विल टू विन मतलब आप करेंगे, हारेंगे, सक्सेसफुल होंगे, फिर गलतियां करेंगे, उस गलतियों से सीखेंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे, उसको बोलते हैं विल टू विन। लेकिन जो आदमी ये सोचता है अरे यार जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ, छोड़ दिया, उस आदमी के अंदर में विल टू विन नहीं है। कैसे पता? जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 100 में से एक आदमी सक्सेसफुल हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर विल टू विन था। गलतियां करने के लिए वो ओके था। जो आदमी कहता नहीं मैं कोशिश करूंगा, गलती नहीं होना चाहिए, उस आदमी के अंदर विल टू विन नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों से इनिशिएटिव मतलब हर चीज़ को आगे बढ़ बढ़ के करना, फेथ मतलब अपने ऊपर, उस आदमी के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, और विल टू विन मतलब कोशिश करते रहना। इन चीज़ों की मदद से उस आदमी ने अपने आप को दुनिया का जो सबसे महान बिजनेसमैन था, इन्वेंटर था, उसका नंबर 1 मैन बना लिया, केवल इन चीज़ों की वजह से। अब आपको एक कॉन्ट्रास्ट स्टोरी बताते हैं, एक ऐसे आदमी की जिसके पास अलग सिचुएशन थी, उसके पास ढेर सारे टैंजिबल एविडेंस थे। टैंजिबल मतलब जो दिखता है साफ साफ। टैंजिबल एविडेंस मतलब आपको साक्षात दिख सकता है, वो एविडेंस है। स्टॉक को कहते हैं टैंजिबल? नहीं, टैंजिबल ज्योमेट्री का एक सेंटेंस है। टैंजेंट से आया है टैंजिबल। टैंजिबल एविडेंस मतलब अगर कोई बोले अच्छा ये आदमी है, अमीर आदमी है, तो बोले कि हाँ क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, तो बोले उसकी गाड़ी देख लो, 50 लाख की गाड़ी है, तो 50 लाख की गाड़ी एक टैंजिबल एविडेंस है कि वो अमीर आदमी है। लेकिन अगर कोई आदमी का अमीर आदमी है, हाँ, तो क्या प्रूफ है, बोलो उसके तौर तरीके देखो, कैसे अमीरों की तरह बात करता है, तो ये इनटैंजिबल एविडेंस है। हाँ, जिसको आप पक्का नहीं मान सकते कि वो सचमुच का एविडेंस है। मैं जब MBBS में घुस गया, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, बल्कि ठीक से थोड़ा नीचे था। ट्रेन में जा रहा था, जितने भी लड़के मेरे कॉलेज में थे उसमें से जो सबसे अच्छे लड़के और लड़कियां पढ़ने में थे, वो फर्स्ट महीने में आकर मेरे से दोस्ती करते थे, क्योंकि मैं चुप रहता था बहुत। वो सब पढ़ने में टॉप और मैं चुप रहता था, तो उनको लगता था ये भी बहुत तेज होगा। फिर पहली बार जब इम्तिहान हुआ तब सब औकात सबको मालूम पड़ गई, उसके बाद से दोस्ती खत्म हो गई। तो मेरे तेज होने का इनटैंजिबल एविडेंस था चुप रहना। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, मुंह खोला औकात पता चली। लेकिन मेरा कुछ तो काम हुआ ही, नोट्स मिल गए थे पहली बार में। तो अब दूसरे आदमी की कहानी आइए सुनते हैं। इस कहानी का नाम है 3 feet फ्रॉम गोल्ड, सोने से 3 फीट दूर। एक दुनिया का सबसे कॉमन कारण आदमी के फेल होने का ये है कि आदमी जब उसको टेम्पररी डिफीट मिलती है, टेम्पररी मतलब अनुज, टेम्पररी बताओ भाई, काम चलाओ भी नहीं। टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए। एक परमानेंट नौकरी होती है और एक टेम्पररी नौकरी होती है। परमानेंट मतलब जो हमेशा के लिए है, टेम्पररी मतलब जो कुछ ही दिनों के लिए है। तो अगर किसी को टेम्पररी डिफीट मिली, कुछ ही दिनों की डिफीट मिली, तो वो आदमी क्विट कर देता है। ऐसा आदमी, यही कारण है सबसे ज़्यादा फेल होने का। आपने कोशिश किया, फेल हुए, छोड़ दिया, तो आदमी पक्का फेल हो जाएगा। हर एक इंसान कभी न कभी कोशिश करता है, फेल होता है, छोड़ देता है। ये गलती सबने की है। R.U. डार्बी नाम के एक भाई साहब थे, उनके एक अंकल थे जिनको गोल्ड फीवर ने पकड़ लिया। उस ज़माने में कहा जाता था कि एक गोल्ड रश है, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाओ, वहाँ पर सोने की खाने हैं, वहाँ जाओ, खोद लो और सोना मिलेगा। तो वो भी गए थे कि हम खोदेंगे और ज़मीन में से और सोना पा जाएंगे और अमीर बन जाएंगे। और उन्होंने ये बात कभी नहीं सुनी थी कि दुनिया में जितना सोना निकाला गया है उससे कहीं ज़्यादा सोना ज़मीन से नहीं,
लोगों के दिमाग से निकाला गया है, मतलब लोगों ने दिमाग से अमीरी बनाई है। उन्होंने अपना झोला झटका ले लिया, एक वो ले लिया फावड़ा और गए खोदने। बहुत तकलीफ़ की यात्रा थी, बहुत दूर था, लेकिन उनकी जो लालच थी सोने के लिए वो भी उनका एकदम डेफिनेट था, वो सोना पाने वाले थे। हफ्तों की मेहनत के बाद उनको किस्मत ने या रिवॉर्ड दिया, कुछ चमकती हुई खानें दिखाई दी। अब वो ज़मीन के नीचे थी जो खानें थी, उसको ऊपर निकालने के लिए उनको मशीनें चाहिए थी। चुपचाप जो उनको मिला था खदान, उसको ढक दिया, झाड़ बाड़ से ढक दिया। वापस आए, आसपास के कुछ पड़ोसियों को बताया, घर वालों को बताया कि यार उसको खोदने के लिए पैसा चाहिए होगा, मशीन बनानी होगी। तो कुछ लोगों ने मिल करके भरोसा कर लिया, पैसा इकट्ठा किया और मशीन आ भी गई। जो मशीन मंगाई थी वापस आ गई और फिर वो गए, फिर से वापस माइन में गए थे सोना निकालने के लिए। तो सबसे पहला खुदाई हुई और जो कुछ निकला उसको बाहर रखा गया। और जब उसमें से रिटर्न आया था, उसमें से ये प्रूव हुआ कि कोलोराडो का जो दुनिया की सबसे अमीर सोने की खदान थी वही थी। अगर वहाँ से बस कुछ और थोड़ा बहुत निकाल लेते, सारा उधार उनका क्लियर हो जाता। और उसके बाद जो पैसा जो निकालते सोना, उसमें से खूब प्रॉफिट उनको मिलता। उनकी ड्रिल चलती रही, नीचे खोदते रहे। जैसे जैसे नीचे खुदाई होती रही, नीचे उनकी उम्मीदें ऊपर उठती गईं, उनको लगता था और आएगा, पैसा आएगा। और फिर अचानक से कुछ हुआ, जो कुछ भी सोने वाला मिट्टी विट्टी थी वो गायब हो गया। उनको समझ में आया जो कुछ भी हमको मिलना था ना, सब मिल गया, अब और कुछ नहीं है यहाँ पे। खोदते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थक गए, फिर छोड़ दिया। जो उनके पास मशीन थी खुदाई की, वो बगल में एक आदमी को दे दिया, कुछ ही सैकड़ों डॉलर्स में दे करके अपना ट्रेन पकड़ के वापस आ गए। जो लोग इस तरह के सामान खरीदते हैं, जंक मैन बोलते हैं उनको, वो बेवकूफ़ होते हैं कबाड़ी वाले, लेकिन ये कबाड़ी वाला बेवकूफ़ नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर बुलाया, उसने कहा थोड़ा ये भाई साहब लेकर गए थे मशीन, वहाँ खुदाई कर रहे थे, तो देखना उसके बारे में क्या तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, क्या कैलकुलेशन है। तो इंजीनियर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट जो था उनका फेल हो गया, क्योंकि उनको एक ख़ास चीज़ है माइनिंग में वो नहीं पता थी। उसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन्स। फॉल्ट लाइन मतलब होता है, एक किताब है बहुत अच्छी फॉल्ट लाइन के नाम से, RBI के गवर्नर ने लिखी है। हाँ, वो धरती में होती है। अभी वो जो किताब लिखी है वो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ज़मीन में जाएं तो नीचे गड्ढे, एक लाइन होती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है और उसमें कुछ नहीं होता। बोलते हैं जब ये माइनिंग करो तो बीच बीच में फॉल्ट लाइन्स आती हैं, वो इन लोगों को पता नहीं था। और उसने कैलकुलेशन किया कि मेरे हिसाब से जहाँ तक उन्होंने खुदाई की थी, अगर 3 फीट और गहरा जाते तो उनको मिल जाता, सोना मिल जाता। और सच पूछिए तो वहीं एग्जैक्टली वहीं था सोना, 3 फीट नीचे। वो लोग खुदाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सोना मिला, उनका कर्जा वर्जा मिट गया। फिर और खुदाई किया कि और मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर और नीचे गए तो उनको मिला फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन मतलब जैसी मिट्टी ऊपर है वैसी बीच में नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ जब पानी के लिए आप खुदाई करते हैं तो अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलती है। जैसे पानी के पास पहुँचते हैं तो ऐसी मिट्टी नहीं होती, वो रेत वाली मिट्टी होती है। तो जिनको पता है वो तो जान जाएंगे हाँ सही जा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता बोलेंगे यार ये तो मिट्टी बदल गई, लगता है यहाँ नहीं है, पानी नहीं है। ठीक ऐसे ही माइंड्स में होता है फॉल्ट लाइन, जहाँ पर बीच बीच में वैसा मिट्टी नहीं होगा जैसा आपने सोचा है सोने वाला, ये उसको नहीं पता था। तो जब फॉल्ट लाइन आया, वो खुदाई करता रहा, उसने सोचा कि अब है ही नहीं, अब चलो टाइम वेस्ट मत करो, और वापस चले गए। लेकिन माइनिंग इंजीनियर को पता था कि यहाँ पर फॉल्ट लाइन है और थोड़ा और खुदाई करो, क्योंकि उसने और भी फॉल्ट लाइन देखे थे तो उनकी मोटाई उसको आइडिया थी। तब उसने कहा कि 3 फीट और नीचे जाओ और मिल जाएगा। ज़मीन में अब जाएंगे तो हाँ लंबाई बोल दीजिए, मोटाई बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बट अंदर और जाना पड़ता। जो RBI की बुक थी फॉल्ट लाइन, वो था कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो तरीके हैं पैसे को डिमोनेटाइजेशन करने के, वो बड़े बड़े फॉल्ट लाइन हैं। या ये जो बड़े बड़े बैंक काम करते हैं, 2008 में जो रिसेशन आया था, या लोन्स देते हैं, इसमें बैंक को लगता है हम एकदम सही काम कर रहे हैं, इससे तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन इसी बीच में ढेर सारे फॉल्ट लाइन है, मतलब कि घाटे होंगे, बड़े बड़े घाटे होंगे। तो वो जो आदमी कबाड़ी था उसने उस माइंड से करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि उसको पता था कि किसी एक्सपर्ट से बातचीत करके हम सीख सकते हैं। ये जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी पता है? अंकल ऑफ R.U. डार्बी। R.U. डार्बी के अंकल कह रहे हैं जो भी पैसा इकट्ठा किया गया था मशीन खरीदने के लिए, वो अंकल जी ने नहीं किया था, वो R.U. डार्बी के मेहनत से हुआ था। वो चाचा जी का भतीजा जो था
वो गया लोगों के पास आर यू डार्बी कि भाई पैसा दो, लोन दो, इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो और हम लोग मशीन लाएंगे और मशीन से हम लोग खुदाई करेंगे। तो उस समय वो लड़का आर यू डार्बी छोटा था और जो भी पैसा उस मशीन के लिए इकट्ठा किया गया वो उसके रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से लिया गया था। ये बात दूसरी किसी की हो रही है क्योंकि वो सब लोग इस लड़के के ऊपर भरोसा करते थे, इसलिए पैसा दिया। और मिस्टर डार्बी कई सालों बाद जितना भी उनको घाटा हुआ था वो सब उन्होंने वापस कर लिया। कैसे? जब उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास डिज़ायर्स हैं, लेकिन वो डिज़ायर एक तो बदलती रहती है और जो बदलती भी है तो ऐसी बकवास डिज़ायर्स होती हैं कि वो अगर पूरी भी हो जाती हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे छोटे बचपन में हम लोगों की डिज़ायर क्या थी, आपकी डिज़ायर क्या थी बचपन में? 90% डिज़ायर बाहर का खाना मिल जाए, बाहर का अच्छा खाना मिल जाए और घूमने को मिल जाए, टीवी देखने को मिल जाए। पिताजी की डिज़ायर क्या थी? मुझे अमीर बनना है, परिवार को अमीर बनाना है। तो ऐसी डिज़ायर बहुत कम लोगों में होती है। यहाँ तक कि जो बच्चे यहाँ काम भी कर रहे हैं उनकी भी डिज़ायर यही है, तभी वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो अमीर नहीं बनना चाहते, है ही नहीं डिज़ायर ये। वो कहेंगे नहीं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन उनकी डिज़ायर एक्चुअली क्या है? अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, एक कार मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, टीवी देखने को मिल जाए। कह रहे हैं लोग नहीं जानते कि आप अपनी डिज़ायर्स से ही सोना बना सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। ये जो डार्बी था वो अपने अंकल के साथ गया था खुदाई करने और उसको बहुत दुख होता था कि यार 3 फीट बस रह गया, 3 फीट। कितनी संक कॉस्ट फेलेसी होती होगी। अरे यार मतलब खुदाई कर रहे थे, 3 फीट मतलब होता है इतना, ये 3 फीट का ही है बस अलमारी। इतनी और खुदाई कर ली होती हमने, 1 फीट मतलब ऑलमोस्ट 36 इंच और खुदाई कर ली होती तो करोड़ों अरबों रुपए का सोना मिल गया आता हूँ। और 100-150 फीट खुदाई कर चुके होंगे। हाँ, कई फीट्स खुदाई कर चुके थे, थक गए, बोर हो गए। अपने आप को हमेशा बोलता था ये आदमी कि मैंने 3 फीट तक खुदाई नहीं की इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पाया सोने का। अब मैं, कोई आदमी मुझे मना करेगा नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खुदाई करता रहूँगा, पीछे पड़ा रहूँगा जब तक कि वो आदमी मेरा इंश्योरेंस नहीं खरीद लेता। बोल रहे हैं कि डार्बी ना बहुत कम लोगों में से है, बहुत ही कम लोग इंश्योरेंस में हैं जो साल में $10 लाख से भी ज़्यादा का इंश्योरेंस बेचते हैं। बहुत से लोग इंश्योरेंस में बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये उसी में से है। बोलते हैं जब वो वहाँ पर क्विट कर दिया था, क्विट मतलब छोड़ दिया था, उसको बोलते हैं क्विटेबिलिटी। वहाँ से उन्होंने सीखा स्टिकेबिलिटी। स्टिकेबिलिटी मतलब चिपकना। क्विट नहीं करूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, पीछे पड़ा रहूँगा। तो वहाँ छूटने से उसने चिपकना सीखा। ये मैं चाहता हूँ आज आप लेके जाइए कि आप जिस भी काम में सक्सेसफुल होंगे, ऑब्वियसली काम करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। जैसे आज पता है मैंने क्या किया? ये देखो, दिमाग ख़राब हो गया यार। मैंने कागज़ पे लिखा ये SIP मुझे A मतलब अमाउंट कितना होगा, P मतलब पैसा कितना लगाएंगे, I मतलब इंटरेस्ट, और फिर मैंने जोड़ घटाना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अभी तक गणित वो सब भूल चुकी है। सिंपल इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंड। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहा था, मुझे नहीं आता। आज मैंने सोचा क्लास नहीं करूँगा, मैं इसी को पहले सॉल्व करूँगा कि वो सही आंसर क्या है। बिकॉज जब मैंने उसको देखा कि एक आदमी 1 लाख रुपए महीना डालेगा, 12 लाख रुपए साल, 6 साल में 60 लाख रुपए हो जाएगा, 60 लाख का 10 गुना पैसा देगा, चैट जीपीटी बता रहा है। कुछ मुझे दिमाग में ठनका और मैं इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था। बिकॉज मैं बहुत सीरियसली जा भी रहा हूँ, कल बैंक जा रहा हूँ ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए कि SIP में अगर हम पैसा लगाते हैं, कुछ मान लो 10,000 रुपये महीना डालते हैं 5 साल के लिए, तो कितना मिलेगा। ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल मतलब उसमें शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। लेकिन बैंक वाले वो अलग तरीके से करते हैं, उसमें रिस्क होता है लेकिन कम रिस्क होता है बाकी मार्केट से। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्विट नहीं करूँगा। यहाँ पर हम लोग टोटल 5 लोग हैं। आपका है ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए वहाँ से खेत से, प्लस आपका एक और काम है, उस 15 बीघा को 30 बीघा करना है, वो भी आपका काम है। अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपका काम है पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालना। सबकी सैलरी, सारा एक रुपया जो आ जा रहा है। अच्छी कंपनीज़ में, जो हम लोग बागड़ी जी के यहाँ गए थे, उनकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल 4 लोग काम करते थे, खाली एक डिपार्टमेंट में।
टोटल एम्प्लॉय थे उनके 40-50, समझ लो। क्विट नहीं करना, क्विट मतलब छोड़ना नहीं। और आपका काम है, हमारे इस साल कम से कम 10,000 कोर्सेज बिकने चाहिए। मतलब कोर्सेज तो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन हाँ नंबर ऑफ़ वीडियोज़ रोज़ एक एक तीनों लोग डालें और रोज़ एक एक वीडियो तीनों लोग कंप्लीट करें, ये तो हम कर सकते हैं। और आपका काम है भैया, मैथमेटिशियन चाहिए मुझे एक, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको बोलूँ खट 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 सॉल्व करके दे दे। ये तो हो सकता है ना। क्विट नहीं करना, अगर क्विट किया तो 3 फीट याद रखना, 3 फीट और गए होते तो जीत सकते थे। तो लास्ट में कह रहे हैं मैंने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया था जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और उन सभी लोगों ने बताया कि उनकी जो सबसे बड़ी सक्सेस आई है वो तब आई जब वो सोच रहे थे आप छोड़ देते हैं यार, छोड़ देते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं यार एक बार और ट्राई करो। कहते हैं फेल होना ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, इसमें होती है आयरनी एंड कनिंग, बहुत चालाक होती है। फेलियर जो होती है बहुत चालाक होती है। जब आप सक्सेस के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हो तब आकर के आपको गिराती है फेलियर, जब बहुत नज़दीक होते हो। लेकिन जिस आदमी ने डिसाइड कर लिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको रिजल्ट नहीं चाहना है। जैसे मैंने आपसे कहा अनुज को 15 बीघा को 30 बीघा कर देना, ये रिजल्ट है। हम लोगों को ध्यान रखना है अपने एक्शंस पे कि हम जो जो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर काम करते रहेंगे तो एक्शन मिलेगा। अगर रिजल्ट चाहेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्विट करते हैं लोग। इसीलिए क्विट करते हैं क्योंकि रिजल्ट सोच रहे थे। ये लोग भी अगर सोचते रहते चलो गड्ढा करते हैं, कितना कर लिया। जैसे उस आदमी ने जाकर के पूछा किसी और से ना, भैया क्या क्यों नहीं मिल रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, सोना क्यों नहीं आ रहा है। तो अपने एक्शंस को कैलकुलेट करिएगा और एक्शंस मत क्विट करिएगा, ठीक है। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, ठीक है।